देख रहे हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। तो बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट बताएंगे। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर पर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर हालात फिर खराब होते हुए जा रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के सभी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार है और इस बीच सफर के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को AQI 346 है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक माना जाता है। वहीं इसे एक दिन पहले AQI 328 रिकॉर्ड किया गया था, जबकि सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 था और रविवार को ये 254 था। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है और सुबह 8:30 बजे वहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया है। देश से लौटे 5 लोगों के में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा संक्रमण को लेकर अत्यधिक जोखिम वाले देश से आए लोगों का सुराग नहीं मिल पाने की भी वजह से चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद अब ऐसे सभी लोगों के ID सर्च करके उन्हें ईमेल करने की कवायद शुरू की गई है। कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चलने के बाद से विदेशों से गौतम बुद्ध नगर लौट रहे लोगों की सूची लगातार राज्य मुख्यालय की तरफ से भेजी जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन महिला नोएडा कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी बच्ची को लेकर फरार हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस की मदद से उसे पुनः अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 सालों में यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर गंभीर बना हुआ है। 2013 में 2020 के बीच दिल्ली ने एक भी वर्ष ऐसा अनुभव नहीं किया जब NO2 वार्षिक औसत सुरक्षित सीमा के भीतर रहा हो। 2020 में देशव्यापी तालाबंदी के दौरान भी दिल्ली का वार्षिक NO2 61 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। 2018 में 73.66 और 2019 में 71 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा था। WHO ने मंगलवार को कहा कि सामने आ रहे साक्ष्य कोरोना के गंभीर संक्रमण और मौत के खिलाफ वैक्सीन के प्रभाव में कुछ गिरावट के संकेत दे रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि टीके हल्की बीमारी या संक्रमण को रोकने में भी कमजोर पड़ रहे हैं। साथ ही WHO के महानिदेशक ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में ये भी कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने से कुछ देशों ने अपनी पूरी आबादी के लिए बूस्टर डोज कार्यक्रम को शुरू कर दिया है, जबकि अभी इसकी ठोस जानकारी भी नहीं है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी प्रभावी है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह भी किया है। कैबिनेट ने UPI रुपए डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1300 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। आपको बता दें कि IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद ये जानकारी दी थी, जिसके बाद मंत्री ने कहा कि सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट के हिस्से के रूप में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेन देन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी। वहीं वैष्णव ने कहा कि आने वाले 1 साल में सरकार करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ें। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहूलियत के लिए केंद्र सरकार देश के किसानों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करेगी। विशिष्ट पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया देश भर में चल रही है। सरकार के पास देश भर के किसानों का डेटाबेस तैयार करने की भी प्रक्रिया जारी है और अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस तैयार भी हो चुका है, जिसके आधार पर 12 अंकों का पहचान पत्र दिया जाएगा और इसके माध्यम से किसान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी बिना किसी झंझट के प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही विशिष्ट पहचान पत्र बनाने को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके दायरे में जल्द ही पूरे देश के किसानों को शामिल कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार होने के बाद इसे पूरी तरह लागू भी कर दिया जाएगा। साथ ही डेटाबेस में शामिल किसानों को ही इसका सिर्फ लाभ मिल पाएगा। फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिहाज से साल 2021 काफी शानदार रहने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल फोल्डेबल स्मार्टफोन की बिक्री में करीब 638% की भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही रिपोर्ट की माने तो साल 2022 में फोल्डेबल स्मार्टफोन बिक्री का रिकॉर्ड 3 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर सकता है। नई रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक फोल्डेबल स्मार्टफोन का रेवेन्यू में 60% का इजाफा हो सकता है और ये रेवेन्यू करीब 3200 करोड़ रुपए के बराबर होगा। कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर पार्टी की गतिविधियों को लेकर बना
सस्पेंस अब खत्म हो गया है। जाखड़ ने चुनाव कैंपेन की तैयारी के लिए कांग्रेस भवन में कैंपेन कमेटी की बैठक बुलाई थी, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी बुलाया गया। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अलग अलग दिशा में चलकर प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों नेताओं को एक दिशा में लेकर आना है। अब ऐसे में कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने दोनों नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है, ताकि कांग्रेस के प्रचार की दिशा को एक ही दिशा में लाया जा सके। पद्मावत और फैजाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में अब ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। दोनों ही ट्रेन में हाई स्पीड कोच लगाए जाएंगे, जिससे हर कोच में 8 बर्थ बढ़ जाएंगे। हाई स्पीड कोच लगने के बाद दोनों ट्रेन की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हाई स्पीड कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखते हैं और इस कोच के लगने से आरक्षित वेटिंग टिकट वालों को भी राहत मिलेगी। 100 वेटिंग वालों की बर्थ कंफर्म हो जाएगी। नए कोच से ट्रेन 17 दिसंबर चलाई जाएगी और साथ ही इस कोच में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पहले से अधिक यात्री दोनों ट्रेनों में सफर कर पाएंगे।